हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए सर्कल का अगला पार्ट सीखेंगे और इसमें कुछ नए नियमों को सीखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रश्न हम लोग इस समय कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम लोग के दो प्रकार के प्रश्न आपके सामने हैं जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी सीखेंगे और ऐसे कई प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और ये सब क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे ये भी पूछा गया क्वेश्चन है और इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो मुझे लगा कि ये टाइप भी इंपॉर्टेंट है, बता देना चाहिए। तो चलिए आप देखिए और समझिए। सबसे पहला, जैसा कि ये आपके सामने क्वेश्चन है, अगर मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो पहले इसको समझिए। मान लेते हैं इस तरीके का कोई भी ऐसा आपके पास क्वेश्चन आता है, ठीक, यहाँ का एंगल आपको मालूम हो। अब सपोज यहाँ का एंगल आपको कुछ भी दिया हो, जैसे मान लेते हैं 140 दिया है, ठीक है, तो आपको ये चीज मालूम है, ये जो बिंदु है यहां से अगर कोई स्पर्श रेखा जाएगी, स्पर्श रेखा अगर कहीं से भी जाती है इस तरीके से, तो हमेशा वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमने बताया कि ये जो केंद्र वाली रेखा केंद्र से यहाँ परिधि पर मिलाया गया, इसको अगर हम ए नाम दे दें तो ओ ए, और इसको अगर हम बी नाम देते हैं तो ओ बी। अगर बी को भी ऐसे हम खींच दें तो ये आगे कहीं ना कहीं ऐसे मिलते हैं। तो अब आप देखिए, अगर ऐसा कोई आपको चित्र दिखता है, यहां पर 140 है तो ये 90 होता है। आपको मालूम है कि यहां भी 90 बनेगा, क्योंकि ये बात मैं आपको बता चुका हूं अच्छे से कि केंद्र से जब परिधि को मिलाते हैं और वहां से स्पर्श बिंदु को, ये बिंदु देखिए, ये जो रेखा जाती है किसी भी वृत्त में, मैंने आपको बताया कि ये जो बिंदु है जहां से ये स्पर्श रेखा ऐसे गुजरती है, इसी को आप क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं, है ना, इसी को स्पर्श रेखा बोलते हैं। और ये जो बिंदु है जहां से स्पर्श रेखा जा रही, इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। केंद्र से जब भी इस स्पर्श बिंदु को मिलाया जाएगा तो वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इधर भी और इधर भी, चाहे जैसे हो। इस तरीके से है तो भी अगर केंद्र से मिलाएंगे तो यहां 90 बनाएगा, है ना। तो ये चीजें मैंने आपको बताया कि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ये चीजें आपको मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, यहां पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा जा रही है और इस पर स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया जा रहा है। यहां से देखिए, केंद्र से इस स्पर्श बिंदु को मिलाया जा रहा है, तो यहां भी 90 डिग्री बनेगा। आप बताइए, 90 सब हो ही गया, तो आप एक चीज देखिए, इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक तो ये एक चतुर्भुज की संरचना बन रही है, ठीक है। अगर आप देखें तो इस टाइप से एक चतुर्भुज की संरचना बन रही है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का, अगर मैं पूछूं कि किसी भी चतुर्भुज के चार कोणों का योग कितना होता है, तो आपको पता है कि वो 360 होता है। ठीक है, तो चतुर्भुज के चार कोण होंगे और चारों कोणों का योगफल 360 होता है। जैसे त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो इसी तरीके से चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। तो एक तरीका तो ये होगा कि अगर मैं यहां पर बात करूं, जैसा कि यहां पर क्या लिखा था, अब इसमें मैं कुछ भी अपनी तरफ से नाम यहां लिख दे रहा हूं, सी। अब मैं बात करूं कि यहां पर 4 कोण बन रहे हैं, कोण ए बन रहा है, यहां पर बी पर कोण बी बन रहा है, प्लस सी वाला यहां पर ये कोण बन रहा है। यही मान लीजिए आपको ज्ञात करना था, एक्स मान लेते हैं, जो भी मान लेते हैं, ये सी है। और ये वाला जो कोण है यहाँ सेंटर पर बन रहा है, ये ओ है। ये एक चतुर्भुज बन रहा है, ध्यान दीजिए, ए ओ बी सी, है ना। ये चीज आपको साफ दिख रही कि हाँ ये एक चतुर्भुज बन रहा है, 4 भुजाएं हैं, है ना, जिसकी ऐसे 4 भुजाएं हैं, इस टाइप से जो बन रहा है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ ओ है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। तो चारों कोणों का योगफल 360, तो हम रखेंगे बराबर 360, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए पर देखिए 90 है ही है, यहाँ 90 रख दीजिए, बी पर भी 90 है, ये भी 90 रख दीजिए, सी पर आपको बताना है, जो कि हमने x माना है तो x रख देते हैं, ओ वाला जो है यहाँ पर 140 है तो 140 रख दीजिए, बराबर 360 रख दीजिए, बस। अब आप देखिए 90 कितना हुआ? 180, 180 और 140, 180 और 140 जोड़िए, 180 40 220, 320, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 90 180 और 140 हो गया आपका 320 और प्लस x बराबर 360। अब आप इसको उधर ले जाएंगे, x बराबर, तो 320 इधर प्लस में है, उधर माइनस में हो जाएगा, तो 360 के साथ 320 माइनस हो जाएगा, तो ये 40 डिग्री आंसर आ जाएगा।
इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं कि भाई चतुर्भुज के 4 कोण बन रहे थे और चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योगफल होता है वो 360 होता है। इस नियम से भी इसको किया जा सकता है। और किस नियम से इसको किया जाता है उसको समझते हैं। ठीक है, अब इसको हटा दे रहे हैं। आपको जैसा दिया हो प्रश्न वैसे आप समझ के कर सकते हैं। यहां पर देखिए एक और तरीका ये हो सकता था कि भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 380 हो रहा है, तो क्योंकि ये 90 और ये 90 तो फिक्स है पहले से, तो 90 90 180 हट गया। अब बचा केवल हमारे पास 180, क्योंकि 360 होता है ना चारों कोणों का योग, तो 90 और 90 180 हम हटा दें अगर इसको ले ही ना, तो हम ये देख सकते हैं कि ये वाला जो कोण है, कोण O और यहां का कोण C, ये भी हमेशा 180 ही होगा, क्योंकि ये मालूम है आपको कि ये फिक्स होगा। ये 90 और 90 ये तो होंगे ही ऐसी संरचना में, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जहां पर भी ये स्पर्श बिंदु इससे स्पर्श रेखा जाती है, ये वाला कोण तो 90 फिक्स ही है ना, यहां का फिक्स है, यहां का भी 90 फिक्स है, तो क्योंकि ये 90 90 हाई है तो इसमें 180 से मतलब नहीं। इसका मतलब अब बचा ये कोण और ये कोण, इसका योगफल हमेशा यहां बने कोण मान लो O है, और यहां पर जो भी आप मानना चाहे, C मानना चाहे, अगर हम AB करते हैं O और C, यहां के कोण और यहां के कोण का योगफल हमेशा 180 होगा, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 ही होगा। इसको डायरेक्ट याद रखिए। अगर लेकिन संरचना ऐसी ही बनी होनी चाहिए, ठीक है, तो आप मालूम है 140 ये है तो ये 40 आ जाएगा, क्योंकि 180 होना है। ठीक इसी तरीके से अब इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। अगर ये 120 है तो इन दोनों का योगफल क्या होना चाहिए, 180, 120 ये है तो 60 ये हो जाएगा, सीधे बात खत्म। और कुछ लंबा प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अच्छे से आपने समझा है तो ठीक है। तो आपको पता चला कि यहां पर बनने वाला कोण और ये वाला जो कोण बनता है, इसका योगफल दोनों का 180 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों कोण बाकी 90 90 हो चुके हैं, इसलिए। ठीक है, तो अब आप समझ गए। अब अगर ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं तो आप फटाफट कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको एक प्रश्न देता हूं और आपसे आप उसको जरा करके बताइए। ये इस प्रकार से है और स्पर्श बिंदु को मिला देते हैं। यहां पर मैं 160 बोल देता हूं। अब आप बताइए यहां का कोण कितना होगा, तो आप तुरंत बताएंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर के 180 होना चाहिए, इसलिए 20 आएगा। तुरंत आप आंसर कर लेंगे। ठीक, अब हो सकता है यहां पर ऐसे आपको ऐसे दे दिया जाए, ये वाला कोण 2x और ये वाला कोण x। अब x का मान बताइए। ये प्रश्न है और आपको x का मान बताना। चलिए ये A O B और यहाँ C। अब आपको इस x का मान निकालना है। निकालिए x का मान क्या होगा। तो क्योंकि आपको मालूम है कि यहां पर बने कोण और यहां पर बने कोण दोनों का योगफल हमेशा क्या होता है, 180 होता है। तो 2x और 1x मिलके 3x, 3x बराबर 180। तो x बराबर क्या होगा, 180 बटे 3 हो जाएगा। ये गुणे में 3 इधर बटे में हो जाएगा। 3 छक 18, 3 छक 18, 60 आ जाएगा। यानी ये 60 आ गया x, तो दूसरा 2x था, 2 गुणे 60, भाई ये वाला 2x था, इसका मतलब 2 गुणे 60, तो ये 120 आ जाएगा। तो यहाँ वाला 120 आ गया। देखिए ये 2x का मान। इस प्रकार से भी प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो ऐसे किसी भी टाइप से अगर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आप फटाफट आंसर कर लेंगे। तो मुझे आशा है आप ये समझ गए होंगे, रूल भी समझ गए होंगे और अच्छे से इससे संबंधित प्रश्न अब आप कर लेंगे। अब कैसा भी प्रश्न आएगा तो आप इसको डील कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन जो कि पूछा गया है आप अच्छे से समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कोण O है, आपसे क्या कहा गया, निम्नांकित चित्र में O वृत्त का केंद्र है। इसकी दो त्रिज्याएं OP और OQ दो त्रिज्याएं हैं। इस प्रकार है कि कोण POQ 120 बन रहा है, दिख रहा है, ठीक है, 120 बन रहा है। बिंदुओं P और Q से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची गई। P से देखिए स्पर्श रेखा और Q से खींचा गया है, ठीक है, जो एक दूसरे को T पर प्रतिच्छेद करती है। ये स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को देखिए T बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब काटती हैं, एक दूसरे को T पर काटती हैं। तो PTQ, कोण PTQ का मान ज्ञात करना है। PTQ इसका मतलब यही वाला कोण आपको ज्ञात करना है। इसी को आप चाहे x मान लीजिए या कुछ भी। तो अब हम जानते हैं कि यहां पर एक जो कोण बना है POQ, इस कोण का नाम अगर इसको लिख के करना हो तो ऐसे करेंगे कि कोण
POQ मतलब ये वाला, और प्लस कोण PTQ मतलब ये वाला PTQ, इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि POQ कितना है 120, PTQ आपको बताना था, तो अभी वो निकल आएगा आराम से। ऐसे लिख के करेंगे, कोण PTQ 180 में 120 घट जाएगा, उधर जाके प्लस में उधर माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहां पर ये 60 डिग्री आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और इससे संबंधित और भी प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं वो भी आपने समझ लिया होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसके कॉन्सेप्ट को और फिर इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, कुछ डिफरेंट भी है और आपने इसको ध्यान से समझना है। देखिए ये मान लेते हैं कि स्पर्श रेखा जा रही है, ठीक, ये वृत्त से इस बिंदु से स्पर्श रेखा, और एक रेखा यहां से काटती हुई, इसको वृत्त को काटती हुई यहां मिला देते हैं। चलिए यहीं मिला देते हैं। ऐसा जब भी इस टाइप का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, आपको ध्यान रखिए कि एक वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए, आपसे अगर पूछा जाए कि ये वाली रेखा कौन सी है, तो आप कहेंगे ये स्पर्श रेखा है। आपको बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि स्पर्श रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु, वृत्त की परिधि के किसी एक बिंदु को टच करती हुई जाती है। और अगर पूछा जाए ये कौन सी रेखा है, तो आपको याद होगा कि ये रेखा छेदक रेखा है, आपको ये भी बताया गया था। छेदक रेखा यानी सेकेंड, ये क्या होता है, जो वृत्त को काटती हुई दो भागों में निकल जाती है। ठीक है, तो ये दोनों रेखाओं से संबंधित ये प्रश्न है, इसके कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, देखिए ये जो स्पर्श वाला बिंदु है, ये मैं इसको अगर कोई भी नाम दे लूं, जैसे कि आप यहां पर चलिए टी दे देते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा को टेंजेंट कहते हैं, तो इसका मैं नाम टी ही रख देता हूं। ये बिंदु P, इसको P रख देते हैं, और ये जो दो जगह काटा गया है बिंदु, इस छेदक रेखा ने वृत्त को दो जगह काटा है, इसका नाम मैं A और B रख देता हूं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें एक नियम ये लगता है कि ये जो P और T है, यानी कि P बिंदु बाहर जो बिंदु है वहां से स्पर्श बिंदु यहां तक की दूरी PT, इसका जो वर्ग होता है घात 2, ये बराबर होता है हमेशा किसके, P से लेके टोटल A तक, यानी PA गुणे P से लेके फिर ये B तक। ध्यान दीजिएगा ये रूल है। ये रूल कैसे बना, P से T टेंजेंट वाली दूरी, इसका वर्ग बराबर होता है P से A यहां तक लास्ट वाला बिंदु, और फिर ये केवल P से B तक, मतलब ये वृत्त के अंदर वाली साइड छोड़ देनी है, AB को छोड़ देना, ये नहीं लेना है। यहां पर जो वृत्त के अंदर भाग है इसको नहीं लिखना है, क्या लिखना है, PA गुणे PB। ये नियम, इस नियम से आपको करना जब भी कोई भी प्रश्न आपको दिया जाए। तो अब इस फॉर्मूले का यूज देखिए, इस फॉर्मूले का यूज क्या होगा, आपको कोई भी इन तीन चीजों में दो चीजें मालूम होंगी और थर्ड थिंग आपको फाइंड करनी होगी, तीसरी चीज आपको निकालना होगा। जैसे मान लेते हैं, एक प्रश्न के तौर पे लेते हैं कि आपको PT यहां से आपको 12 दे दिया जाए कि ये 12 सेंटीमीटर है, तो PT आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैंने यहां से PB को आपको दे दिया, P से लेकर के B तक की दूरी को हम 8 सेंटीमीटर दे दें आपको। अब आपको फाइंड करना है यहां से P से लेके A तक। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां पर हम 12 रखेंगे, वैल्यू रख देंगे इसमें, PA हमको फाइंड करना है, PB हमारे पास है 8। अब देखिए 12 गुणे 12 ये हो जाएगा, वर्ग है, बराबर इधर PA गुणे 8, 8 को इधर लाएंगे तो 12 गुणे 12 के नीचे 8 आ जाएगा, और ये PA। अब देखिए निकल आएगा, 4 से आप काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तें 12 और 2 से 2 छंग 12, तो आप देख रहे हैं 6 और 3 यानी 6 त्रिक 18, 6 गुणे 3 आ गया आपका 18। इस प्रकार से आपका PA 18 निकल के आ गया। ठीक है, 18 सेंटीमीटर यहां से यहां तक होगा। अब अगर सोचिए टोटल 18 है, यहां से यहां तक का जो टोटल आया है कितना आया है, A से लेके P तक 18, और आपसे ये ना पूछा गया होता बल्कि ये पूछ लिया गया होता कि ये AB बताओ, ये जो वृत्त के अंदर भाग है AB,
तो क्या करेंगे, टोटल 18 से ये वाला 8 हटा देंगे, यहां से यहां तक का 8 है, ये हटा दें भाई, ये वाला भाग अगर हटा दें कुल 18 से तो यही वाला भाग तो मिल जाएगा आराम से, है ना। तो आपको अगर मान लीजिए पूछा गया होता कि ए बी बताओ, तो ए बी क्या होगा, ए बी इस प्रश्न के अनुसार ए बी होगा इस पूरी दूरी में से, पूरी दूरी जो कि है पी ए, इसमें से हम हटा देंगे क्या चीज, पी बी, इतना भाग। तो आपको मालूम 18 में से 8 जैसे आप हटाएंगे तुरंत 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मुझे आशा है आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। आप चलिए इस कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। आप सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाते रहिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया चित्र में पी क्यू, इसको पहले हम लोग ऐसे बना लेते हैं। यहां पर एक स्पर्श बिंदु है, एक स्पर्श रेखा ऐसे बनाई गई है, ठीक, और यहां से यहां मिलाया गया है इसको। ये पॉइंट आपका N है, ये वाला पॉइंट आपका R है, और ये वाला पॉइंट आपका P है। अब आपसे कहा गया चित्र में पी क्यू वृत्त की स्पर्शी है, पी क्यू इस जगह क्यू था, तो पी क्यू वृत्त की स्पर्शी है, बिल्कुल स्पर्शी या स्पर्श रेखा एक ही बात है, ये स्पर्शी है। छेदक रेखा पी एन आर, पी एन आर देखिए छेदक रेखा है क्योंकि ये काट रही है इसको, बिल्कुल ठीक है। वृत्त को बिंदुओं एन और आर पर काटती है, एन और आर पर काट रही है, ठीक है। यदि पी क्यू बराबर 15, यानी ये वाला जो है पी क्यू यहां से यहां का ये 15 सेंटीमीटर है, तथा पी आर 25 सेंटीमीटर, पी से आर यहां तक ये टोटल आप देखिएगा यहां से यहां तक दिया गया है, ये 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपसे कहा गया रेखाखंड पी एन की लंबाई ज्ञात करो, पी से एन यहां तक का ज्ञात करना है। तो ये हम मान लेते हैं चलिए एक्स या जो भी आपको ये ज्ञात करना था। अब आपको मैंने रूल समझाया, रूल ध्यान दीजिए। रूल क्या था, पहले स्पर्श रेखा वाले को लिखते हैं पी क्यू, स्पर्श रेखा वाले का स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, दो चीजों का गुणा करते हैं। वो दो चीजें कौन सी होती, एक तो यहां से टोटल जो कि है पी आर, यहां इस पी बिंदु से टोटल, और गुणे दूसरा है केवल यहां से इसी एन तक, है ना, पी से एन तक। ये तो आपको याद रखना है, ये सूत्र बन गया। अब देखिए पी क्यू की जगह कितना था 15, तो हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर बराबर पी आर, पी आर कितना था टोटल 25, तो इसको लिखेंगे 25 गुणे पी एन आपको ज्ञात करना था एक्स, या लिख दीजिए एक्स लिखिए या फिर यहीं पी एन ही रहने दीजिए क्योंकि पी एन आपको ज्ञात ही करना है। अब देखिए 15 गुणे 15 हो जाएगा क्योंकि 15 गुणे 15 आप करेंगे वर्ग है, और ये 25 इधर गुणे में है तो ये 25 इधर लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा। अब जो आंसर आपका आएगा वही आपका पी एन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 5 से काटे 5 ते 15, 25, इस 5 से काटे 5 एकम 5, 5 ते 15, ऊपर देख रहे 3 गुणे 3, यानी बचा 3 गुणे 3 जो कि हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे कैसे रूल बनेगा और क्या होगा, किस तरीके से लिखा जाएगा और कैसे ऐसे प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें 9 सेंटीमीटर आंसर आ चुका है। मुझे आशा है आप लोग ये भी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और एक चीज मैं आप लोगों से और बात करना चाहता हूं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि कई बच्चे परेशान हैं, और मैंने अभी देखा जैसे कि पिछले कई वर्षों के प्रश्न पत्रों को मैंने देखा, उसमें लोग अभी वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने से संबंधित भी प्रश्न किए जा रहे हैं। वो एक मेंसुरेशन का पार्ट होता है, क्षेत्रमिति का हिस्सा होता है। लेकिन यदि आप वृत्तखंड और जैसे ये होता है आपका, आप अगर बताएंगे तो मैं उसको अलग से पढ़ा दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि क्या इसके प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, जरूरी है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ये जो बनता है, दो त्रिज्याएं जो होती है जैसे ओ ए और ओ बी, इसके बीच का जो ये हिस्सा है, ये जो संरचना पूरी बन रही, जैसे इतनी संरचना आपको मैं दिखाता हूं, ये वाली, इसी को आप क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड, है ना। दो त्रिज्याओं से घिरी आकृति और त्रिज्याओं और वृत्त के चाप से घिरी आकृति, ये जो है यही है त्रिज्यखंड। इसका क्षेत्रफल निकालना या फिर इसी में आपको इस चाप की लंबाई ज्ञात करना, ये सब चीजें आपको अगर पढ़ना है तो मुझे बताइएगा। वैसे कभी भी 3-4 वर्षों के पिछले प्रश्न पत्रों में इससे संबंधित प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन यदि कोई ऐसा बदलाव है, आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए, तो आप मुझे जरूर बताएं।
तो मैं उसको अलग से फिर चैप्टर के रूप में त्रिज्यखंड और ये सब पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आज की क्लास के साथ मैं वृत्त के चैप्टर को कंप्लीट मानूंगा। जितना कुछ वृत्त में आपसे, भाई आप किसी भी चीज को, किसी भी परीक्षा को उसके पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के आकलन के आधार पर देख सकते हैं और अपने सिलेबस के अनुसार देख सकते हैं। ठीक, तो कहीं भी त्रिज्यखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं, सामान्यतः त्रिज्यखंड क्या होता है या वृत्तखंड क्या होता है ये पूछा जा सकता है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, बेसिक चीजें। ठीक है, अब जैसे अभी त्रिज्यखंड था तो त्रिज्यखंड क्या था, दो त्रिज्या, चाप, ये देखिए वृत्त का ये चाप और चाप के अंतिम बिंदुओं से तथा वृत्त की त्रिज्याओं, ये था वृत्त की दो त्रिज्याएं। अगर हम उसको अलग निकालें तो चाप के अंतिम बिंदुओं को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर जो आकृति बनती है उसके मध्य की आकृति भाग को ही त्रिज्यखंड कहते हैं, या फिर ये त्रिज्यखंड का आप क्षेत्रफल निकालने का तरीका अलग होता है। ये सब बेसिक चीजें आप सब जानते हैं। ये पूछा जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर उसके क्षेत्रफल से संबंधित आपको पढ़ना है तो आप लोग कमेंट में बताएं, मैं उसको आगे एक अलग फिर चैप्टर को नाम दे करके कि त्रिज्यखंड या वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और उससे संबंधित फिर मैं अलग से ही उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप सभी देख लें, सिलेबस में देख लें, और एक बार आप पिछले वर्षों के 4-5 साल के प्रश्न पत्रों को देख लें। हालांकि कहीं भी डीएलएड में या जैसे आप लोग देखते हैं कि बड़ी अनिश्चितता है, कुछ भी पूछा जाता है, तो इसका यह भी अर्थ तो नहीं लगाया जा सकता कि फिर कुछ भी पढ़ लिया जाए। जैसे कुछ भी पूछा जाता है तो कुछ भी पढ़ना भी संभव नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ है फिर तो पढ़ने में। अभी वृत्त में पता नहीं कितना कुछ है। अब कई बच्चे परेशान थे अभी कि 11th-12th लेवल के, इंटर लेवल के क्वेश्चन भी क्या पूछे जाएंगे इस बार। अभी तक तो कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ, जब तक कोई सिलेबस में परिवर्तन करके आता नहीं तब तक वो पूछेंगे कैसे। तो कई बच्चे अभी ये भी प्रश्न कर रहे थे कमेंट में। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस ये है कि आपको थोड़ा बहुत साइड कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करना आना चाहिए, इसलिए आप उसके कॉन्सेप्ट को सीखिए मैथमेटिक्स में हमेशा। अब जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर वो देता है तो एक अलग चीज हो गई, वो फिर मेंसुरेशन का पार्ट हो गया, यानी वो क्षेत्रमिति का भाग हो गया कि क्षेत्रफल, परिधि और आयतन वगैरह ज्ञात करना, तो वो उसका हिस्सा हो गया। तो अगर उसमें कुछ ऐड है, ऐसा लिखा है सिलेबस में कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो फिर उसको पढ़ाया जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं अगर ऐसी कोई जरूरत है। अभी मैंने तो फिलहाल पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को आपके देख लिया है, आप भी अच्छे से देख लीजिए और सिलेबस को देख लीजिए। अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट करिए, तो मैं फिर आगे उसको एक अलग चैप्टर में वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के नाम से आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप सब चिंता ना करें। ये भी प्रश्न आपने देख लिया। अब चलिए इसी पर मैं एक प्रश्न और अपनी तरफ से प्रैक्टिस करा देता हूं, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और कुछ आइडिया मिले। मान लेते हैं हम यहां से इस बार स्पर्श रेखा गुजारते हैं, ये स्पर्श रेखा है और ये कोई हम ऐसे छेदक रेखा, हाँ ये हो गया। ठीक है, इसको मैं P बिंदु बोल देता हूं। यहां पर कुछ भी वही, चलिए इस बार मैं कुछ नाम बदल देता हूं। यहां पर P, यहां पर कर देता हूं M और इसको कर देता हूं N, ये वाला चलिए कर देते हैं Q। ठीक, इस टाइप से। अब आपको ये दिया गया, ठीक, यहां पर आपको ये प्रश्न, ये चित्र दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि स्पर्श रेखा कौन सी है, PQ, P से Q। तो आपको स्पर्श रेखा दे दिया जाए कि स्पर्श रेखा आपका 20 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं। चलिए स्पर्श रेखा 20 सेंटीमीटर है और ये P से N टोटल, P से N आपको दे देते हैं इसके अकॉर्डिंग। P से N चलिए दे दिया जाए, या चलिए छोटा P से N आप ज्ञात करिए, P से N आपको निकालना है और P से M आपको हम दे देते हैं। P से M आपको दे दिया जाए, चलिए 10 सेंटीमीटर। तो ये ज्ञात करिए। तो आप बताइए पहले तो सूत्र आप कैसे लगाएंगे। तो सूत्र आपका ये होता है कि ये बाहरी बिंदु से स्पर्श बिंदु, जो स्पर्श रेखा है टच करती हुई जो जा रही, इसका तो वर्ग ले लिया जाता है ना। और दूसरा क्या किया जाता है, इस बाहरी बिंदु से टोटल, यानी P से लेके टोटल N तक, Pn गुणे और फिर P से केवल इस M तक। ये है आपका सूत्र बन गया। इसमें मान रखिए PQ की जगह 20 है तो आप 20 रख देंगे। PN आपको ज्ञात करना है तो इसको PN ही रहने दीजिए। PM आपका 10 दिया तो 10 ले लीजिए। इसका इधर हो गया 20 गुणे 20
बराबर पी एन गुणे 10। तो ये 20 गुणे 20 के नीचे ये 10 आ जाएगा और बराबर ये पी एन, ये एक एक जीरो कट जाएगा, 20 दूना 40 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। कौन सा? पी एन टोटल, यहां से यहां तक कितना आ गया? 40 आ गया। अब देखिए टोटल 40 आ गया। अगर आपसे केवल ये एम एन पूछा गया होता, इतना ही भाग पूछा गया होता, तो आप देख रहे हैं यहां से टोटल 40 है और ये वाला हिस्सा जो एम से पी तक यहां का हिस्सा जो है वो दिया था वो 10 था। तो ये अगर 10 था और टोटल 40 है तो ये 30 बचेगा फिर, है ना। तो एम एन अगर पूछा गया होता तो आप 30 बता देते माइनस करके। तो इस तरीके से भी घुमावदार तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपसे बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपकी बची हुई थी, इसीलिए मैंने आपको ये करवाना उचित समझा और इसको आज मैं कंप्लीट करता हूं। यहां से मान के चलता हूं कि ये चीज आपकी अब कंप्लीट है। अच्छे से आप लोग अभ्यास करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। आप सब अच्छे से अध्ययन करिए, समझिए, सीखिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।